राधे राधे। मैं भारती गौतम एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ आज के एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के 20 MCQs देखे थे, जिसमें बच्चों ने मुझे बताया कि कितने मार्क्स उन लोगों ने स्कोर किए हैं। एंड आई एम वेरी ग्लैड टू सी योर कॉमेंट्स। मैं ये होप करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आगे जो वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसमें भी आप लोग इसी तरीके से एक्टिव रहेंगे और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों ने कितना स्कोर जो है वो किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग उसी चैप्टर के पार्ट 2 पर बात करने वाले हैं, यानी कि और भी अदर MCQs पर हम लोग बात करने वाले हैं। देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट MCQs क्या रहने वाले हैं। मैं आप लोगों से फिर दोबारा से वही चीज बोलूंगी कि पहले वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे एंड आफ्टर दैट पहले आप खुद आंसर्स लिखेंगे, उसके बाद ही आप कोई आंसर देखेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? चलिए देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस क्या है। देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था वो ये था कि द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज आल्सो नोन एज, कि सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग और क्या बोलते हैं, तो इसे जो है वेदरिंग भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, 1 मार्क पे क्वेश्चन बन सकता है। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का पहला क्वेश्चन, और वैसे क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो है Which of the following is not an example of resource conservation? आप लोगों को पता है कि रिसोर्स कंजर्वेशन होता है, हम रिसोर्सेज को बचाने की बात करते हैं, तो इसमें से कौन सा एक रिसोर्स कंजर्वेशन का एग्जाम्पल नहीं है। अब की बार जो आपके लिए MCQ रहने वाले हैं वो थोड़े से यू कैन से कि दैट प्रैक्टिकल बेस्ड रहने वाले हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड रहने वाले हैं। वो फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं रहेंगे कि आपने याद कर लिया कोई फैक्ट और उस बेसिस पर आ गए, नहीं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ बार बार कि एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, एग्जाम्पल्स को समझ के चलिएगा, जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं उन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर कीजिएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पूछा है रिसोर्स कंजर्वेशन का एग्जाम्पल नहीं है, तो आप लोगों को एग्जाम्पल दिए हुए हैं रिसाइकलिंग पेपर, किसी पेपर को दोबारा से यूज करना, रिसाइकिल करना, तो वो तो एक रिसोर्स कंजर्वेशन में आएगा। यूजिंग सोलर एनर्जी, जो एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसको यूज करना, तो वो एक अच्छी चीज है कि हम कहीं ना कहीं रिसोर्स को कंजर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट आप लोग का है प्रैक्टिसिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो कहीं ना कहीं हम पानी को सेव कर रहे हैं, बारिश के पानी का भी यूज कर रहे हैं, तो वो भी एक सही प्रोसेस है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको जो गिवन है दैट इज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि भाई एक ऐसी चीज जिसे बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसे अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हैं। तो दैट बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स यू कैन से इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, इट इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which of these areas is prone to land degradation due to over irrigation? आपको बताना है ऐसा एरिया जो कि जहां पर लैंड डिग्रेड हो रहा है, लेकिन किस वजह से? ओवर इरिगेशन। आप लोग को ये चीज पता होनी चाहिए कि डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट रीजंस की वजह से क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। कहीं पर माइनिंग की वजह से, कहीं ओवर ग्रेजिंग की वजह से, कहीं ओवर इरिगेशन की वजह से। तो आप लोगों से पूछ लिया, यहाँ ओवर इरिगेशन आया है, लेकिन हो सकता है माइनिंग आ जाए, हो सकता है ओवर ग्रेजिंग आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर किस एरिया की वजह से, किस रीजन की वजह से क्या होता है, आपका लैंड डिग्रेडेशन होता है। अगर बात की जाए ओवर इरिगेशन, तो ओवर इरिगेशन आपका पंजाब हरियाणा वाला जो रीजन है, वहां पर ओवर इरिगेशन की वजह से क्या होता है, आपका लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? द करेक्ट आंसर इज द पंजाब एंड हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। The concept of sustainable development involves, sustainable development का कॉन्सेप्ट आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, इट इज नॉट न्यू फॉर यू। तो आई होप मुझे अब तक ये लग जाना चाहिए कि आप लोग 10th में आ चुके हैं और इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आपसे कोई आंख बंद करके पूछे, रात में सो रहे और उठा के पूछ ले कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, तो आप इजीली बता सकते हैं क्योंकि आप इसे इतनी बार पढ़ चुके हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? इट इज द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज that we are fulfilling our today's need and we are not compromising the future's need also, है ना। ये हम अपनी आज की जरूरतों को भी पूरा कर लें, यानी कि रिसोर्सेज का ऐसे इस्तेमाल करना जिससे हम अपनी आज की जरूरतों को भी पूरा कर लें और फ्यूचर जनरेशन की जरूरतों के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना रहे। इज दैट क्लियर? तो ये आपसे पूछा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में इनमें से क्या आ रहा है। तो डेवलपमेंट कॉजिंग लाइक विदाउट कॉजिंग पॉल्यूशन, तो ये हम कहेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक तरीके से मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, फिर उसके कॉन्सेप्ट में ये चीज कहीं ना कहीं इंक्लूड नहीं है। अनलिमिटेड एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता।
अगर बात की जाए आप लोग का रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इसका भी कोई ताल्लुकात नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। तो आपका एक ही है, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज टू मीट प्रेजेंट एंड फ्यूचर्स नीड, कि ऐसे रिसोर्सेज का यूज करना कि आप अपनी आज की नीड्स भी पूरी कर पाए और फ्यूचर की नीड भी पूरी हो सके। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which of the following soils has a high iron content and is found in areas with high rainfall? देखो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं इस चैप्टर के जिनसे क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस्ड बहुत इजीली बन सकता है। जैसे कि आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया, आपका लैंड यूजेज हो गया कि आपका कौन सा बैरन लैंड होता है, कौन सा नेट सोन एरिया होता है ना, आपका कौन सा करंट फैलो लैंड होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन सकते हैं। और इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन बन सकता है वो आपका है टाइप्स ऑफ सॉइल, कि कोई सॉइल आपको कहाँ पर किस तरीके से मिलती है, क्या क्या उसके पर्टिकुलर चीज़ें होती है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उस पर कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप इन टॉपिक्स को बहुत 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 ध्यान से पढ़ें। इज दैट क्लियर? यहाँ देख रहे हैं हम लोग, आपसे पूछ रहा है ऐसी सॉइल जिसके अंदर हाई आयरन कंटेंट होता है, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो क्या है आप लोगों का कि ये कहाँ मिलती है, आपको हाई रेनफॉल एरियाज में देखने को मिलती है। तो हाई रेनफॉल की अगर बात की जाए तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हाई रेनफॉल एरियाज में आपको कौन सी सॉइल मिलती है, दैट इज दी लेटराइट सॉइल, है ना। तो आपका लेटराइट सॉइल क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का गली इरोजन इज कॉमनली सीन इन, गली इरोजन आप लोग को पता है इरोजन काफी टाइप का होता है, गली इरोजन हो गया, शीट इरोजन हो गया। गली इरोजन का मतलब क्या है कि एक ऐसा एरिया जहां पर कोई वाटर एजेंट बहुत तेजी से आ रहा है, यानी कि रिवर बहुत तेजी से फ्लो हो रही है, तो वो क्या करती है, मिट्टी को काट देती है, एक गली लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गली इरोजन बोलते हैं। और शीट इरोजन क्या होता है, जब सॉइल की टॉप लेयर बिल्कुल वॉश अवे हो जाती है तो वो बिल्कुल क्या होता है, शीट इरोजन होता है। तो यहां पूछ रहा है कि गली इरोजन आपको इनमें से किस एरिया में देखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि गली इरोजन क्या है, जहां पर रिवर बहुत तेजी से फ्लो कर रही है। अब ऑप्शन देखिए कि ऐसी कौन सी जगह है जहां रिवर तेजी से फ्लो करेगी। रिवर वैलीज, हिली एरियाज, कोस्टल एरियाज एंड प्लेट्यूज। तो आपका रिवर वैलीज क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पर रिवर्स फ्लो करती रहती है कंटिन्यूसली और काफी स्पीड से, जिस वजह से क्या होता है वहां पर वो लाइक नाली जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर देती है, गली लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, जिससे क्या बन जाता है, वो क्या होता है, गली इरोजन होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है आप लोगों का What type of soil is commonly found in the northern plains of India? आपको पता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स आर ऑल्सो नोन एज द ग्रेनरी ऑफ इंडिया, जहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हम लोग करते हैं। तो ऐसी कौन सी सॉइल है जो सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, जो नदियां अपने साथ लेकर आती है, वो सॉइल क्या होती है, काफी ज्यादा फर्टाइल होती है। और वहां पर कौन सी सॉइल देखने को मिलती है हमें, दैट इज द एलिवियल सॉइल। कौन सी सॉइल है, एलिवियल सॉइल है। क्लियर? नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज इफेक्टिव फॉर कंजर्विंग सॉइल मॉइस्चर। सॉरी, दोबारा पढ़ देती हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज इफेक्टिव फॉर कंजर्विंग सॉइल मॉइस्चर। सॉइल के अंदर मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए और सेव करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड सबसे ज्यादा इफेक्टिव है ना। तो आपको दिया हुआ है यहाँ पर ओवरग्रेजिंग, भाई जानवर ज्यादा खाएंगे तो मॉइस्चर कहाँ से लॉक होगा। स्ट्रिप क्रॉपिंग आप कहेंगे कि मतलब एक आपने क्रॉप लगा दी, उसके बीच में आप कोई दूसरी अनवांटेड प्लांट्स वगैरह लगा दे रहे हैं, तो वो मेथड जो है वो मॉइस्चर लॉक करने के लिए नहीं, आपके इरोजन को रोकने के लिए और लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए ठीक है। बात की जाए इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ज्यादा एग्रीकल्चर करोगे तो भी उस चीज से पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज दी मल्चिंग। मल्चिंग का मतलब क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ अ गार्डनिंग टेक्निक, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सॉइल की जो अपर लेयर होती है उसे कवर कर देते हैं किसी ऑर्गेनिक मैटर वगैरह से, जिससे क्या होता है कि सॉइल का जो मॉइस्चर होता है वो कहीं ना कहीं सेव हो जाता है, मॉइस्चर लॉक रहता है, जिससे कि जो सॉइल रहती है वो फर्टाइल रहती है। तो ये काफी अच्छा मेथड होता है मल्चिंग, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मॉइस्चर सॉइल के अंदर क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो करेक्ट आंसर इज दी मल्चिंग। क्लियर? नेक्स्ट है आप लोगों का, विच टर्म डिस्क्राइब्स रिसोर्सेज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स लाइक प्राइवेटली ओन्ड लैंड। मैंने बोला ना क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बन सकता है।
अगर आपको हर एक क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है कि आपका स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बिहाफ पर पोटेंशियल रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज, रिजर्व रिसोर्सेज, ये सब क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप डिफरेंट क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो आप बहुत ईजिली बता सकते हैं अगर आपसे कोई भी इस पे से क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है owned by resources owned by individuals like privately owned land। ऐसा जैसे मैं यहाँ पर अपने स्टूडियो में खड़ी हुई हूँ, ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो इस रिसोर्सेज को कौन सा टर्म जो है वो बहुत प्रॉपरली क्या करेगा, जस्टिफाई करेगा, तो वो क्या है, ये मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, तो दैट यू कैन से ये क्या है, एक तरीके से इंडिविजुअल रिसोर्स है। क्या है, एक तरीके से इंडिविजुअल रिसोर्स। इज दैट क्लियर, वो मेरा है। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई, करेक्ट आंसर इज द इंडिविजुअल रिसोर्स। नेक्स्ट है आप लोगों का, द मेजर थ्रेट टू सॉइल रिसोर्सेज इन इंडिया इज। आपको बताना है सॉइल रिसोर्सेज के लिए सबसे बड़ा खतरा इंडिया के अंदर क्या है। जो हमारी सॉइल होती है उसमें हम लोग प्रोडक्शन वगैरह करते हैं, उसके लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है। तो देखिए, सॉइल इरोजन, सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल कंजर्वेशन एंड सॉइल कॉम्पैक्शन। तो आपका जो खतरा है, यानी कि कहीं ना कहीं जो उस चीज को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है, तो खराब किस में होती है, सॉइल इरोजन में। तो इरोजन जो है वो इसके लिए क्या है, एक बहुत बड़ा खतरा है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो द करेक्ट आंसर हियर वी आर हैविंग इज द सॉइल इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस कैन प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरियाज। जो ड्राई एरियाज होते हैं, जो डेजर्ट वाला एरिया होता है, वहां पर जो सॉइल मिलती है, वहां पर लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए कौन सा मेथड जो है वो इफेक्टिव रहेगा। तो यहां पर आपको दिया है माइनिंग की जाएगी। तो माइनिंग से आपको पता है मिट्टी लूज होती है ना, तो कहीं हम उस तरीके से सॉइल को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। एफॉरेस्ट्रेशन, डिफॉरेस्ट्रेशन एंड अर्बनाइजेशन। आप ज्यादा शहर बसाएंगे तो भी उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पेड़ पौधे काटने पड़ेंगे। डिफॉरेस्ट्रेशन का तो मतलब ही है कि कटिंग ऑफ ट्रीज, तो बचता क्या है, एफॉरेस्ट्रेशन, यानी कि प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, जिससे कि जो मिट्टी है वो क्या रहती है, होल्ड रहती है, और सॉइल इरोजन होने से बचता है, जिससे हम लोग सॉइल को फर्टिलिटी सॉइल के अंदर क्या होती है, क्रिएट होती है। क्लियर। नेक्स्ट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, एफॉरेस्ट्रेशन। क्लियर। नेक्स्ट है आप लोगों का, लेटराइट सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग। लेटराइट सॉइल क्या ग्रो करने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। आप लोगों को पता है कि हर सॉइल पर कुछ ना कुछ चीज तो ग्रो होती है, हम उसे थोड़ा बहुत प्रोसेस करते हैं, थोड़े बहुत उसमें फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, जो भी मैन्योर्स यूज करते हैं, लेकिन हम उसे किसी ना किसी चीज को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से लेटराइट सॉइल के ऊपर क्या ग्रो सबसे अच्छा किया जाता है। तो आपको पता है कि हिली एरियाज में लेटराइट सॉइल हम लोग को देखने को मिलती है, जहां बारिश ज्यादा होती है वहां लेटराइट सॉइल देखने को मिलती है। तो इसीलिए हम लेटराइट सॉइल के ऊपर किसकी खेती करते हैं, दैट इज द टी एंड कॉफी। आपका तमिलनाडु वाला रीजन हो गया, बारिश वहां ज्यादा होती है, लेटराइट सॉइल देखने को मिलती है। ऊपर मेघालय असम वाला रीजन हो गया, बारिश ज्यादा होती है, वहां भी टी एंड कॉफी। तो इस जगह पर हम लोग क्या करते हैं, टी एंड कॉफी की मेजर प्रोडक्शन वहां पर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज टी एंड कॉफी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉन्टोर प्लोइंग। कॉन्टोर प्लोइंग का पर्पस क्या होता है, मैंने आपको बताया था बहुत सारे मेथड जो कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो उसमें से कॉन्टोर प्लोइंग भी है, लेकिन हर जगह पर एक अलग अलग तरीका होता है। जैसे टेरेस फार्मिंग हिली एरिया सबसे इंपॉर्टेंट होता है सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, बट कॉन्टोर प्लोइंग का जो कह सकते हो कि उसका पर्पस क्या है, तो उसका पर्पस भी कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन को रोकना ही है। बट कॉन्टोर प्लोइंग होता क्या है ये भी तो पता चले। देखिए, जो हमारे स्लोप्स होते हैं, उन स्लोप्स के एलिवेशन के अकॉर्डिंग जब हम प्लोइंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि मिट्टी का जो बहाव होता है वो एकदम से नहीं होता है, और उस प्लोइंग के जरिए वो कहीं ना कहीं स्टॉपेज मिल जाता है। तो वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है व्हेन वी आर डूइंग द प्लोइंग अकॉर्डिंग टू द स्लोप्स ऑफ द एलिवेशन। इज दैट क्लियर? दैट इज नोन एज द कॉन्टोर प्लोइंग। तो ये क्या है, टू रिमूव द सॉइल्स टॉप लेयर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम सॉइल की टॉप लेयर को रिमूव करना चाहते हैं, नो। टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना, तो दैट यस इट इज द करेक्ट आंसर कि हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई हमारे लिए क्या है, कॉन्टोर प्लोइंग एक अच्छा मेथड है। क्लियर। नेक्स्ट है आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉइल हैज गुड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी एंड इज कॉमनली फाउंड इन महाराष्ट्र। दो कैरेक्टरिस्टिक दी है एक सॉइल की,
एक तो ये महाराष्ट्र में मिलती है, दूसरा इसके अंदर वाटर को रिटेन यानी कि वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो ऐसी कौन सी सॉइल है भाई, आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया है, पहले महाराष्ट्र में मेजर सॉइल मिलती कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए, और वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी किस सॉइल के अंदर बहुत अच्छी है। अच्छा, एक और हिंट मैं आप लोगों को दे देती हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी, हालांकि दिया हुआ आंसर गिवन है, बट फिर भी टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको खुद के साथ ऑनेस्टी रखनी है और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है, उसके बाद वीडियो प्ले करोगे, ठीक है ना। तो आपको बताना है, हिंट में एक और देती हूँ, इस सॉइल को हम लोग रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। तो अब बता दीजिए कि ये सॉइल कौन सी है और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएंगे। इज दैट क्लियर? सॉइल दैट लैक्स ह्यूमस एंड इज इनफर्टाइल, ऐसी सॉइल जिसके अंदर ह्यूमस मॉइस्चर की बहुत ज्यादा कमी होती है और इनफर्टाइल होती है, सॉइल में फर्टिलिटी नहीं होती है, ऐसी सॉइल कौन सी होती है। हालांकि हम हर सॉइल को थोड़ा बहुत प्रोसेस करके फर्टिलाइजर्स का यूज करके हम लोग कर लेते हैं, खेती के लायक बना लेते हैं, लेकिन कुछ सॉइल ऐसी भी होती है जो बिल्कुल इनफर्टाइल होती है, उसके अंदर ह्यूमस कंटेंट नहीं होता, उसके अंदर मॉइस्चर नहीं होता। तो मॉइस्चर कहाँ नहीं होगा? जहां का एरिया ड्राई होगा, और ड्राई एरिया में हमें कौन सी सॉइल देखने को मिलती है? दैट इज दी एरिड सॉइल, है ना। तो वो कौन सी सॉइल हो गई आप लोगों की? एरिड सॉइल। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन? क्लासिफिकेशन में पहला क्लासिफिकेशन यही था कि ओरिजिन के बेसिस पर रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं। तो टू टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर देयर, दैट इज द बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक जो लिविंग होते हैं और एबायोटिक जो लिविंग नहीं होते हैं। हालांकि दोनों ही रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत जरूरी है, बट फिर भी ओरिजिन के बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन, दूसरा लैंड यूजेज, तीसरा सॉइल, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। मैं बार बार बोल रही हूं, इस चैप्टर के इन कॉन्सेप्ट्स को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके चलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को बता दिया है मैंने, बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। द लैंड बिकेम अनफिट फॉर कल्टिवेशन कॉल्ड व्हाट इन चंबल बेसिन? ऐसी लैंड जो कल्टीवेशन के लिए ठीक नहीं है, अनफिट है, ऐसी लैंड को चंबल बेसिन में क्या बोलते हैं? व्हाट इट इज कॉल्ड इन चंबल बेसिन? तो देखिए, बहुत से लोग इसे बैडलैंड बोल देंगे, बहुत से बैरन लैंड बोल देंगे, बहुत से नॉन एग्रीकल्चरल लैंड बोल देंगे, बट इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? दैट इज दी रेवाइंस। क्या है? रेवाइंस। अगर मैं बात करूं तो इस तरीके की लैंड जो होती है, जो कल्टीवेशन के लिए नहीं होती है जी, या फिर अनफिट होती है कल्टीवेशन के लिए, तो उसे जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? बैडलैंड बोलते हैं। लेकिन पर्टिकुलर रीजन में, जो कि चंबल बेसिन वाला रीजन है, वहां पर इसे हम लोग क्या कहते हैं? रेवाइंस कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो वहां पर वो क्या बोली जाती है? रेवाइंस बोली जाती है। क्लियर? नेक्स्ट है आप लोगों का, फर्स्ट टाइम द आइडिया ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। कई बार हम लोग क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर देते हैं और आंसर उल्टा लगाकर आ जाते हैं, तो उस चीज का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फर्स्ट टाइम द आइडिया ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन इन अ सिस्टमैटिक way at the international level adopted by whom? पहली बार रिसोर्स कंजर्वेशन का आइडिया एक सिस्टमैटिक वे में कहां पर अडॉप्ट किया गया था, किसने अडॉप्ट किया था, ये आपको बताना है। तो यहां पर आप लोगों को ऑप्शंस है, अर्थ समिट, एजेंडा 21, द क्लब ऑफ रोम एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है आप लोग का द क्लब ऑफ रोम, जहां 1968 में पहली बार रिसोर्स कंजर्वेशन के जो मेथड हैं उनको इफेक्टिवली क्या किया गया, उन पर बातचीत की गई, वहां पर पहली बार इस आइडिया को प्रेजेंट किया गया। तो ये क्लब ऑफ रोम है। उसके बाद आपका अर्थ समिट हुआ था, और अर्थ समिट में भी इस चीज को बाद में काम किया गया, लेकिन सबसे पहले कहा गया 1968 में आपका क्लब ऑफ रोम के अंदर। इज दैट क्लियर? वहां पर इस आइडिया को अडॉप्ट किया गया एट द इंटरनेशनल लेवल। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज करेंट फैलो लैंड? मैंने कहा ना, लैंड यूजेस से एक ना एक क्वेश्चन बन सकता है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन बने, बट चांसेस होते हैं कि लैंड यूजेस से क्वेश्चन आए, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है ना, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए। व्हाट इज करेंट फैलो लैंड? करेंट फैलो लैंड पूछा है आपसे, लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। एक साल जब हम एग्रीकल्चर करते हैं और उस लैंड पर हम एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, तो क्या वो करंट फैलो लैंड होता है?
या फिर लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 years, 1 से 5 साल तक हमने उस पर कोई खेती की ही नहीं है, वो लैंड, या फिर परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, जहां पर हमने जानवरों के लिए उस लैंड को छोड़ दिया है, एंड लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, इंडस्ट्रीज, होटल्स वगैरह के लिए हमने वो लैंड दे दिया है। तो उसमें पूछा करंट फैलो लैंड इसमें से कौन सा है। द करेक्ट आंसर इज दी लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर लेस देन 1 or 1 एग्रीकल्चर ईयर। करंट बोल रहा है आज के टाइम पर करंट, तो भाई जिसमें कुछ टाइम के लिए खेती नहीं हुई होगी, ऐसे ही लैंड कौन सा होता है आपका करंट फैलो लैंड होता है। एक फैलो लैंड भी होता है। फैलो लैंड कौन सा होता है, जहां पर 1 से 5 साल के बीच में खेती नहीं हुई है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आप लोगों का, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। हमारे पास बहुत कुछ है लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन किसी एक की भी लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ये लाइन किसने कही थी, क्वेश्चन बन जाता है आपकी बुक में। हालांकि ये लाइन गिवन है, लेकिन कई बार हम रीडिंग में उस चीज को छोड़ देते हैं, या फिर कई बार दिमाग से उतर जाता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसी छोटे छोटे लाइंस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है आप लोगों का, दैट इज दी गांधी जी। द करेक्ट आंसर इज दी गांधी जी। ये लाइन किसने कही है, महात्मा गांधी ने कही है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप लोगों को दिया हुआ है, इंटरप्रेट द फॉलोइंग पाई डायग्राम, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना आप लोग का अभी जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ है सीबीएसई का 5 सितंबर को, उसमें गिवन था। तो मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग को पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक सैंपल पेपर देखे ही नहीं होंगे, तो उनके लिए मैं दिखा रही हूँ कि ये क्वेश्चन है जो आपका सैंपल पेपर के अंदर गिवन है, तो दैट आपको पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। यहाँ पर एक पाई डायग्राम दिया हुआ है जिसमें 43% एरिया प्लेन्स के लिए है, 30% माउंटेन्स एंड 27% बिलोंग्स टू प्लेट्यू रीजन। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 43% लैंड अंडर प्लेन्स। आपके प्लेन्स के अंडर में जो 43% लैंड है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका यूजेज क्या है, वो किस काम के लिए आएगा। तो जो प्लेन एरिया होता है, जाहिर सी बात है कि वहां पर मेजरली क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर होता है, वो इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छा होता है। किसी भी अगर आप नॉर्मल पर्सन से पूछेंगे कि वो किस एरिया में रहना प्रेफर करता है, तो वो एक फर्टाइल लैंड हो, आसपास एक प्लेन एरिया हो, घर वर बनाना आसान होता है, मार्केट बहुत इजीली मिल जाता है। तो ऐसे ही एरिया में आप लोग को क्राउड भी देखने को मिलता है, शहर भी देखने को मिलते हैं। तो ये इस तरीके के जो प्लेन एरियाज होते हैं, दे आर प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इज दैट क्लियर। ऑप्शन और भी गिवन है आप लोगों को, जैसे प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर टूरिज्म, इट इंश्योर्स पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर, इट possesses रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल, फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट। बट हमें पता है कि हमारे लिए करेक्ट आंसर कौन सा है, एक ऐसा लैंड जो क्या प्रोवाइड कर रहा है आप लोगों को एग्रीकल्चर के लिए प्रॉपर लैंड प्रोवाइड कर रहा है, इंडस्ट्रीज बना सकते हैं आप इजीली, और बहुत सारी चीजों को वहां पर प्लेन एरिया में हम इजीली सेटअप कर सकते हैं। सेटअप होने को आपके माउंटेन में भी हो जाएगी, लेकिन वहां पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, रिसोर्सेज ज्यादा इस्तेमाल होंगे एज कंपेयर टू दी प्लेन एरिया, ठीक है ना। तो ये आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हों। आज भी हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आउट ऑफ 20 आपने कितने सवालों के सही जवाब दीजिए, एंड बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। खुद के साथ ऑनेस्ट रहिएगा। मैं नहीं देख रही हूँ, लेकिन कोई तो आपको देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है, तो वो चीज याद रखिएगा और अपने साथ ऑनेस्ट रहिएगा, और सही आंसर्स को कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, और अगर आप चाहते हैं कि कौन चैप्टर का वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊं, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।